हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट प्रश्न होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आप लोग सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, सभी प्रश्न को खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। जो समझ में ना आए फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, आप लोग सीखते चलना, क्योंकि यहाँ से हर क्लास में आप सभी को कुछ न कुछ इस प्रकार से आप सभी को सिखाया जाएगा और ऐसे प्रश्न लिया जाता है जो कि आप सभी को मैं बता दूं कि हर प्रश्न में इस प्रकार से लिया जाता है कि जिसमें आप सभी को बहुत ही ज़्यादा लॉजिक लगाओ। देखो, वर्तमान समय में जो पेपर का पैटर्न आ रहा है ना, इसमें कैलकुलेशन ना मात्र रहेगा और जो लॉजिक रहेगा ना रीजनिंग का प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा रहेगा, यानी आप सभी को समझने पे मजबूर करेगा। अगर आप लोग समझ गए लैंग्वेज प्रश्न का तो बिल्कुल 5 से 6 सेकेंड में यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करोगे। अगर आप लोग कैलकुलेशन पे जाओगे तो बहुत गंदा कैलकुलेशन होगा और राइट आंसर भी ना आ पाएगा। इसलिए आप लोग वैसे प्रश्न पे प्रैक्टिस करना जिसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा हो और उस क्लास से कुछ ना कुछ सीखो। इस क्लास में आप लोग भरपूर मात्रा में सीखोगे, बहुत ही ज़्यादा लॉजिक लगा हुआ प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी सभी प्रश्न पैटर्न पे रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना। चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो, पहला प्रश्न करा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखोगे, आप लोग को ये बताना होगा। तो देखो, पहले हमें ये समझना होगा कि ये प्रश्न क्या चीज़ का है। तो ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यानी हमें बताना होगा इतना का कोड वर्ड इतना है तो इतना का क्या होगा। सिंपल सा इस तरह से हमें लॉजिक लगाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है भाई, तो P है, फिर क्या है तो UNIT, PUNI और T। अब इतना का जो कोड वर्ड लिखा है ना वह क्या लिखा, तो U/Q KU लिखा, यानी यहाँ पे क्या होगा, U होगा, बाई होगा, Q होगा, फिर K होगा और U होगा, यानी इतना का कोड वर्ड क्या लिखा है, इतना लिखा है। अब इतना से इतना लिखा है तो इसमें लॉजिक क्या लगाया है, यही तो हमें प्राप्त करना है। अगर हमें ये प्राप्त हो जाए ना तो फिर हम इसका हम बिल्कुल आसान तरीक़ा से राइट आंसर प्राप्त करेंगे। तो कैसे, तो समझना, हमें इतना से इतना प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो, P का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16, U का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 21 और N का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 14, I का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 9 और T का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20। इतना होता है। फिर देखो, U का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 21, बाई का कितना होता है 25, Q का कितना होता है 17 और K का कितना होता है 11 और U का कितना होता है 21। अब यहाँ पे आप लोग को ये समझना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। जैसे कि समझो, अगर मैं P से U पे जाता हूँ तो देखो, P का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16 है और U का 21 है। अब 16 से 21 जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, तो यानी P से U कोड वर्ड तैयार हो रहा है। तो P से U जाने के लिए P में क्या किया, तो देखो P का 16 और U का 21, यानी 16 में प्लस का 5 किया तो 16 प्लस का 5 21 हुआ ना। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे कि U से कहाँ पे जा रहा है, बाई पे। अब U का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 21 है और 21 से कहाँ पे जा रहा है, बाई का 25 है। तो 21 से 25 पे जा रहा है तो प्लस का 4 किया ना। फिर देखो, N से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो N से जा रहा है Q पे जा रहा है और N का 14 और Q का 17, तो 14 से 17 पे जा रहा है तो प्लस का क्या किया, तो प्लस का 3 किया। फिर देखो I कहाँ है भाई, तो I का 9 और K का 11, यानी क्या हो रहा है, तो 9 से 11 पे जा रहा है, यानी 9 से 11 पे जा रहा है, यानी प्लस का यहाँ पे क्या कर रहा है, तो प्लस का 2 कर रहा है ना। और फिर देखो T से, यानी T का 20 और फिर U का 21, यानी 20 से 21 पे जा रहा है, यानी T से U को बना रहा है तो क्या कर रहा है भाई, तो प्लस का 1 कर रहा है। यानी यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या लॉजिक किया। तो देखो, P से U गया प्लस का 5, U से बाई गया प्लस का 4, N से Q गया प्लस का 3, I से K पे गया तो क्या हुआ भाई, तो I से K पे गया प्लस का 2 और T से U पे गया तो प्लस का 1। समझ रहे हो। अब वही लॉजिक हमें क्या करना है,
इसमें अप्लाई करना है, यानी +5 +4 +3 +2 लिखना है और राइट आंसर प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो जे का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, तो यहाँ पे समझना जे का जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है ना वह होता है 10। जे का कितना होता है, तो जे का 10 होता है। आगे देखो यू का कितना होता है, तो यू का 21 होता है। एल का कितना होता है भाई 12 होता है। ई का कितना होता है 5 होता है और ई का कितना होता है 5। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि पहले में हमें +5 +4 +3 +2 इस तरह से लिखना है और कोड वर्ड तैयार करना है। तो देखो अगर मैं जे से अगले पद निकालना चाहता हूँ, यानी जे से अगला कोड वर्ड तैयार करना चाहता हूँ, तो जे का 10 और 10 में हमें क्या करना है, तो 10 में हमें +5 करना है। तो देखो 10 और +5 15 और 15 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह ओ का, तो यहाँ पे ओ लिखेंगे। फिर देखो यू का 21 और 21 से जब हम अगले पद निकालेंगे तो हम 21 में प्लस का क्या करेंगे, प्लस का 4, तो 21 + का 4 25 और 25 जो होगा वह 22 का होगा, तो यहाँ पे 22 होगा। फिर देखो एल का 12 और 12 से जब हम अगले पद निकालेंगे तो इस बार प्लस का 3 करेंगे, तो 12 + का 3 15 और 15 जो होता है वह ओ का होता है। फिर देखो ई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 और 5 में इस बार प्लस का 2 करेंगे, तो 5 + का 2 कितना होता है, तो 7 और 7 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह जी का, तो यहाँ पे जी होगा। फिर देखो ई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 और जब 5 से अगले पद निकालेंगे तो प्लस का 1 करेंगे और 5 और 1 6 और 6 जो होता है वह एफ़ का, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, यानी कि O/OGF बोले तो कौन सा ऑप्शन है, तो O/OGF ऑप्शन नंबर देखो 2 है आपका, क्या है, तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। क्या, ऑप्शन नंबर 2। तो समझ पा रहे हो इसमें क्या लॉजिक लगाया, बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाया, आसान लगाया, जो आप लोग बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या कहना चाहता है, यहाँ पे आप सभी से कह रहा है ना कि यदि VEDI यानी इतना का कोड नंबर 20 है, समझना, तो इतना का कोड क्या होगा। देखो यह भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें एग्जामिनर लॉजिक किस प्रकार से लगाया है ना, ये आप सभी को समझना होगा और यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करना होगा। तो देखो हमें यहाँ पे समझना है कि VEDI क्या है भाई, तो B है, E है और D है और I है। अब इतना का कोड वर्ड कितना लिखा, तो 20 लिखा, यानी 20 लिखा। तो इतना से इतना लिखा, तो कैसे लिखा, हमें यही प्राप्त करना है। अब इसको हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा कि इन सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना होगा, उसके बाद कैलकुलेशन हमें करना है 20 लाने के लिए। कैसे, तो इस तरह से बी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 2 होता है, ई का 5 होता है, डी का कितना होता है भाई 4 होता है और आई का 9 होता है। अब आप लोग को यहाँ पे इतना से आप सभी को 20 लाना है, तो कैसे लाओगे, किस तरीक़ा से लाओगे, तो देखो हमें 20 लाना है। अगर हम इन सभी के अल्फ़ावर्ड को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो देखो 5 और 2 कितना होगा, यहाँ पे देखो 9 और 5 4 9, 9 9 18 और 2 20, यानी सभी को जोड़ने के बाद हमें क्या आया, 20 आया। 5 2 7, 7 4 11, 11 9 20 आ गया ना। अब वही क्या करना है, इसमें भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, तो देखो V है, I है, S है और U है। ठीक है, अब क्या करना है कि सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना है इस तरह से। देखो V का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, 22 होता है। I का कितना होता है, 9 होता है। S का कितना होता है भाई, 19 होता है और U का कितना होता है, 21 होता है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें सभी के अल्फ़ावर्ड को आपस में जोड़ना है। क्या करना है भाई, तो सभी को जोड़ना, और जो जोड़ने के बाद आएगा ना वही तो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जोड़ो 21 और 19 कितना होगा भाई, तो 21 और 19 कितना होगा 40 और 40 फिर 9 कितना होगा, तो 40 और 9 क्या होगा, तो 49 और 49 और 22 कितना होगा, तो 49 और 22 यहाँ बात करें तो 4 2 6 और 1 7 यानी 71, यानी कितना हुआ, तो 71। बोले तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है,
3 नंबर का प्रश्न। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे कह रहा है ना कि जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से है तो उसी प्रकार प्रेक्षागृह का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरीक़ा से कह रहा है ना, कक्षा का संबंध बताना है कि छात्र से जिस प्रकार होता है। तो पहले हमें ये बताओ कि कक्षा में क्या होता है, तो पढ़ाई होता है, कक्षा में पढ़ाई होता है ना, और पढ़ाई कौन करता है, तो छात्र करता है। इस तरह से समझना कि कक्षा का संबंध छात्र से इस प्रकार है कि कक्षा में पढ़ाई होता है और पढ़ाई कौन करता है, तो छात्र करता है। उसी प्रकार प्रेक्षागृह का संबंध किससे होगा। अब बताओ, ये सोचो कि प्रेक्षागृह होता है तो प्रेक्षागृह में क्या होता है। तो देखो प्रेक्षागृह हम उसे कहते हैं कि समझना जिसमें जैसे कि नाटक होता है, जैसे कि कोई प्रोग्राम होता है, जैसे सभी विद्यार्थी यहाँ पे जानते होंगे कपिल शर्मा शो, तो जो वो स्टेज पे शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो प्रेक्षागृह कहते हैं। अब देखो यहाँ पे वही हमें समझना होगा कि कक्षा का संबंध जिस प्रकार छात्र से है ना, यानी कक्षा में पढ़ाई होता है तो पढ़ाई कौन करता है, तो छात्र करता है। वही है कि प्रेक्षागृह में क्या होता है भाई, तो नाटक होता है ना, और वही संबंध है कि वह किससे संबंधित होगा, तो नाटक से संबंधित तो होगा नहीं, अभिनेता से होगा नहीं, गायक से होगा नहीं, क्या से होगा, तो दर्शक से होगा। यानी जिस प्रकार कक्षा में कौन जाता है, तो कक्षा में छात्र जाता है, तो उसी प्रकार प्रेक्षागृह किससे संबंधित होगा, यानी प्रेक्षागृह में कौन जाता है भाई, तो दर्शक जाता है। यानी राइट आंसर जो होगा ना आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, दर्शक होगा। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, समझ रहे हो। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न करा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न देखते हुए यहाँ पे घबरा जाएंगे, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो स्किप कर देंगे, लेकिन नहीं, आज के बाद पहले आप लोग सीखो समझना, उसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट में करना। जैसे कि देखो यह प्रश्न क्या कर रहा है, और सीखने के बाद कतई भी आप लोग गलती ना कर पाओगे और स्किप ना कर पाओगे अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो। करा अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के मध्य, हमें के और एस के बीच ही खेला खेलना है। जैसे कि यहाँ पे देखो के के बाद क्या होता है भाई एल, एल के बाद क्या होता है एम, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस, यानी हमें इतना के बीच में ही खेला खेलना है इस प्रश्न के अनुसार। देखो क्या प्रश्न करा भाई, करा है अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के मध्य में स्थित अक्षर। अब देखो इतना के मध्य में स्थित अक्षर कौन होगा, तो 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से, तो मध्य में कौन बचा, तो मध्य में ओ बचा। यानी क्या होगा, तो मध्य में कौन होगा, तो मध्य में देखो ओ है। ठीक है, अब ये हम मध्य वाले को हम पहचान लिए। अब कर रहा है ना कि मध्य में स्थित अक्षर, मध्य में ये स्थित अक्षर हो गया, अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर। अब देखो पहले ये समझना, दाएं बाएं में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। इस तरफ को मैं कहता हूँ क्या, तो दाएं कहता हूँ, और इस तरफ को मैं क्या कहता हूँ, तो बाएं कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी समझते हो कि दाएं और बाएं हम किधर कहते हैं। अब प्रश्न क्या कर रहा है ना कि के और एस के मध्य में स्थित अक्षर, तो के और एस के बीच में मध्य अक्षर कौन है, तो मध्य में स्थित अक्षर ओ है। अब कह रहा है ओ के दाईं ओर, यानी ओ के दाईं ओर किधर होगा, इस तरफ होगा ना, इस तरफ चलोगे तो बाईं हो जाएगा, यानी दाईं इस तरफ होगा। और कह रहा है मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है, यानी इसके दाईं ओर तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, और तीसरा अक्षर कौन है भाई, तो देखो तीसरा अक्षर जो है वह आर है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 2 है। वही न करा है के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन है, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा आर हुआ, यानी आपका राइट आंसर आर होगा। समझ रहे हो ना, समझ गए हो। तो जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए वो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसा क्लास आप सभी को पास पहुंचना अति आवश्यक है अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो तो।
ठीक है। चलो 5 नंबर का प्रश्न देखो भाई, 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है। देखो 5 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है और इसमें आप सभी को कुछ पॉइंट याद रखना है। देखो इसमें क्या कर रहा है भाई, तो इस तरह से हमें समझना होगा कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूर्व कहता हूँ और इधर को मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी समझते हो। अब हमें ये समझना होगा और ये सोचना होगा कि आखिर प्रश्न जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे करना है। देखो करा है ना, कृषकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कृषकांत देखो यहाँ पे लड़का का नाम है और करा है ना कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो मैं चलो 10 किलोमीटर कहाँ चला दिया, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर, ठीक है। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर चल गया। करा पुनः हुआ 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। जब यहाँ पहुँचा ना, तो देखो यहाँ पहुँचा तो यहाँ से पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण, और दक्षिण नीचे की ओर होता है, यानी पुनः नीचे की ओर आ गया। कितना आ गया भाई, तो पुनः आ गया 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करा है, प्रश्न को समझना। प्रश्न क्या करा है, करा इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यहाँ जब आया ना, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व, और पूर्व कहाँ होगा, इधर होगा। और कहाँ कितना चला, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न यहाँ पे समझना करा है, बताइए कि वह अपने प्रारंभ स्थान से, समझना यहाँ पे करा है ना, बताइए वह प्रारंभ स्थान यहाँ किया था, प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखो है वह यहाँ पे, और किस दूरी पे और किस दिशा में, तो देखो ये दूरी हमें प्राप्त करना है, ये दूरी हमें प्राप्त करना है ना। और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो समझना, अगर यहाँ पे ये समझो कि ये कितना दूरी है, तो ये 3 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या है, तो 3 किलोमीटर। ये टोटल की बात करें तो टोटल 10 किलोमीटर है, और ये 6 है, तो ये 6 है, तो ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब देखो यह लंब हो गया, ये क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे इस तरह से समझना, यह आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये हमें कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। यही ना हमें दूरी पूछ रहा है। तो आप लोग 12 में बहुत ही बारीकता से पढ़े होंगे कि हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है, कर्ण यानी लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ने के बाद रूट कर देंगे। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 16 प्लस 9 कितना होगा, 25, और 25 का रूट करेंगे तो हमें कितना होगा, 5, यानी h का हमें मान कितना आया, 5 किलोमीटर। अब हमें पता करना है दिशा। दिशा भी पूछ रहा है कि किस दूरी पे और किस दिशा में। तो देखो इस दिशा में चल रहा है, और इस दिशा कहाँ होगा, तो ये दिशा यहाँ पे होगा। और इस दिशा को क्या कहते हो, तो इधर से उत्तर कहते हो और इधर से पूर्व कहते हो, यानी उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई, तो यह जो है ना ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा, इस तरह से समझना होगा कि जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हमें करना है। देखो क्या करा है, राजा की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा। यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक कौन है, राज है, राजा नहीं है, राज है, ठीक है। और एक कौन है भाई, तो एक मीना है। 2 व्यक्ति हैं, एक राज है और एक मीना है, ठीक है। अब कर रहा है ना कि राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा। देखो राजा की ओर इंगित करते हुए मीना ने क्या कर रही है भाई, और मीना कर रही है कि उसके पिताजी, यानी राज के जो पिताजी हैं ना, राज के जो पिताजी हैं, ये जो पिताजी हैं ना मेरे दादा के। अब मीना के दादा होने के लिए कौन होंगे, पहले मीना के जो पिता होंगे, मीना के पिता होंगे, और पिता के फिर पिता जो होगा वह कौन होगा भाई, तो दादा होगा। अब देखो मीना इसको क्या कहेगा, तो मीना इसको दादा कहेगा। पिता के पिता को ही ना दादा कहते हो, यानी इसको दादा कहेगा। इतना हमारी बातों को पहले समझना, ठीक है। अब कह रहा है ना कि उसके पिताजी यानी राजा के जो पिता हैं ना, राज के जो पिता हैं मेरे दादा का इकलौता पुत्र। अब बताओ कि दादा का इकलौता पुत्र जो होगा, इस तरह से समझना, मीना के दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा, तो मीना के पिता ही होगा,
मीना के दादा का, यानी दादा का इकलौता पुत्र यानी मीना का पिता खुद है। अब वही तो कह रहा है कि उसके पिताजी यानी राजा के जो पिता हैं ना, मेरे दादा के इकलौता पुत्र हैं, यानी राजा के पिता और फिर मीना के पिता दोनों क्या हैं, बराबर हैं। समझना, प्रश्न यही कहना चाहता है। अब कह रहा है मीना का राजा से क्या संबंध है, यानी राज जो है, यहाँ पे राजा नहीं है राज है, राज जो है मीना को क्या कहेगा। तो देखो दोनों के पिता समान है, यानी राज क्या है, तो अब मीना क्या है, दोनों भाई बहन है, यानी राज जो है मीना को क्या कहेगी, क्या कहेगा भाई, तो यहाँ पे राज जो है मीना को बहन कहेगी, यानी बहन जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है कि राज जो है मीना को क्या कहेगा, तो राज जो है मीना को बहन कहेगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखो। 7 नंबर का प्रश्न है ना, कह रहा है 38 छात्रों की कक्षा में श्याम का क्रमांक ऊपर से 18वां है तो नीचे से कितना होगा। देखो यहाँ पे बता रहा है कि टोटल एक कक्षा में स्टूडेंटों की संख्या 38 है और जिसमें श्याम का जो है ना ऊपर से 18वां है तो नीचे से बताना है क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी को दिखे ना तो बस एक ही ट्रिक अप्लाई करना कि टोटल स्टूडेंट यानी कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है भाई, तो कुल विद्यार्थी बराबर यानी टोटल स्टूडेंट बराबर होता है ऊपर का प्लस का नीचे, ऊपर प्लस नीचे का जितना भी स्टूडेंट होगा जोड़ के और माइनस का बंद कर देना। जैसे देखो हमें टोटल स्टूडेंट कितना दे रखा है, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 38 दे रखा है। अब कह रहा है ना कि ऊपर से 18वां है, ऊपर से कितना है भाई 18वां, हमें क्या करना है नीचे से हमें प्राप्त करना है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, माइनस का बंद करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, तो 38 है और फिर देखो एक क्या है भाई, तो एक जो है वह माइनस में, तो इधर आ जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा यानी 39 होगा, और ये 18 जो है प्लस में, तो इधर आ जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा और बराबर हमें क्या निकल जाएगा, तो नीचे वाले स्टूडेंटों की संख्या। यानी जब हम 39 में 18 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 1 और 2 यानी 21, यानी नीचे से जो होगा श्याम का क्रमांक कितना होगा भाई, तो 21वां होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 8 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाहता है भाई, तो देखो 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। देखो यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, समझना, एक सड़क पे टहल रहे थे। करा डी जो है ए से आगे है, ठीक है, ई ए का अनुसरण कर रहा था, सी ए और बी के बीच में है, बताइए कौन कतार के मध्य में। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा। देखो आप लोग यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के जैसे ही प्रश्न देखते हो घबरा जाते हो, पर घबराना नहीं है, पहले आप लोग को समझना है। करा 5 व्यक्ति, तो यहाँ पे 5 व्यक्ति बनाओ ना, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3, 4 और 1 5, ठीक है, 5 व्यक्ति मैं बना दिया। अब प्रश्न जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे करो। करा है डी ए से आगे है। देखो डी जो है ना, डी जो है वह क्या है भाई, तो ए से आगे है। ई जो है बी का अनुसरण कर रहा है और सी जो है ए और बी के बीच में। देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से चलता हूँ कि डी जो है ए से आगे है, अगर मैं डी को यहाँ पे रखता हूँ, ए को यहाँ पे रखता हूँ, समझना, तो देखो डी जो है ए से आगे है, ए से आगे डी है, ए से आगे जो डी है ना वही ना कर रहा है, डी जो है ए से आगे। अब कर रहा है यहाँ पे समझना, ई जो है बी का अनुसरण कर रहा है, ई जो है बी का अनुसरण कर रहा है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, सी जो है ए और बी के बीच में है। देखो ए और बी के बीच में कौन है, सी, तो अगर हम ए और बी के बीच में सी रखते हैं, अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ और बी को यहाँ पे रखता हूँ, तो देखो ए और बी के बीच में कौन है, तो ए और बी के बीच में देखो सी आ गया। ए और बी के बीच में कौन आ गया भाई, तो ए और बी के बीच में सी आ गया ना, वही कर रहा है सी जो है ए और बी के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा था,
ई का अनुसरण बी कर रहा था। अनुसरण का मतलब क्या होता है ना कि उसके अनुसरण के अनुसार चलना, जैसे आदेश के अनुसार चलना, यानी पीछे पीछे चलना, उसी को कहा जाता है अनुसरण। जैसे कहेगा कि आप अपने टीचर के अनुसरण के अनुसार चलते हो, यानी क्या करते हो, तो आप अपने टीचर के कहने के अनुसार चलते हो, यानी उनकी आज्ञा को पालन करते हुए चलते हो। वही कर रहा है कि उनके पीछे पीछे चलते हो, वही है। ई जो है ना बी का अनुसरण कर रहा है, यानी बी के पीछे पीछे कौन चल रहा है भाई, ई चल रहा है, तो ई कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यही कहने का मतलब है अनुसरण का, ठीक है। अब आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि बताइए कतार के मध्य में कौन है। तो मध्य में कौन दिख रहा है भाई, तो सी दिख रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो देखो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, 9 नंबर का प्रश्न देखो। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं। हमें ऐसे कितने 8 है, यानी हमें 8 को ढूंढना है, ठीक है। कह रहा है जिसके ठीक पहले 6 हैं, इनके ठीक पहले 6 होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है, यानी 9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमें ढूंढना है। तो देखो 8 यहाँ पे, 8 के पहले क्या है, 6 है, लेकिन 8 के बाद क्या 9 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 भी है, इसलिए ये गलत हो गया। देखो 8 यहाँ है, 8 के पहले 6 है, लेकिन बाद यहाँ 8 के पहले क्या है, तो 8 के यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो पहले 6 होना चाहिए, लेकिन 8 के बाद में यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, और 9 भी नहीं है, यानी ये सही है। फिर देखो 8 यहाँ, 8 के पहले 6 होना चाहिए, पहले 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 9 है, ये गलत हो गया। 8 कहाँ, यहाँ 8 के पहले 6 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 8 के पहले 6 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 8 के पहले क्या होना चाहिए, 6 है, और बाद में 9 नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में 9 है, यानी ये भी गलत। 8 के पहले 6 होना चाहिए, ये भी गलत। 8 के पहले 6 होना चाहिए, लेकिन बाद में 9 नहीं होना चाहिए, ये सही है। अब देखो सही वाले आप सभी को कितना दिखा, तो एक यहाँ पे दिखा और एक यहाँ पे दिखा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी ऐसे कितने 8 है, तो ऐसे 2 8 है जिनके ठीक पहले कौन है, तो ठीक पहले 6 है, लेकिन बाद में कौन है, तो बाद में 9 नहीं है। ऐसे कितना मिला, तो 2 मिला। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे समझना। कर रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का घटाव है, सी का अर्थ गुना है, डी का भाग है, तो इतना का मान क्या होगा, आप लोग को बताना होगा। कैसे, इस तरह से। यहाँ पे कितना है भाई, 18। देखो सी का मान हमें पता करना है। क्या कर रहा है, सी का अर्थ गुना है, तो सी का अर्थ गुना देंगे, यहाँ पे क्या होगा 14। फिर देखो ए का अर्थ का है भाई, तो ए का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर क्या होगा 6। फिर देखो क्या है बी का अर्थ क्या है, घटाव है, तो घटाव देंगे यहाँ पे 16। और फिर क्या है डी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग देंगे, और क्या होगा 4। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे हल करना है, यानी बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और अंत में घटाव। तो देखो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 18 गुने का 14 प्लस का 6, अब माइनस। अब जब हम 16 में 4 से भाग देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 4 छक्का 16, 4 प्राप्त होगा। अब हम गुना करेंगे, तो 18 गुने का 14 करेंगे, कितना होगा, तो यहाँ पे 18 गुने का 14, 18 चौक, यहाँ पे 18 36 54 72, 72 का यहाँ पे 2 हो गया, बाकी 7, 18 एकम 18 और 7 कितना होगा भाई, तो 25, यानी 252। और प्लस का क्या होगा 6, और माइनस का 4 होगा। अब देखो यहाँ पे 252 प्लस का 6 करेंगे, तो 252 और प्लस का 6 कितना होगा, 6 2 8, यानी 258। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 258, और फिर क्या होगा माइनस का 4, हमें कितना प्राप्त होगा, 254। कितना प्राप्त होगा, 254। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा, और बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 11 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है, कर रहा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह आएगा। यानी बताना होगा कि इस भाट के जगह जो है
वह क्या होगा आप लोग को यहाँ पे सोचना समझना है। तो कैसे करोगे, तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो पहले देखो यह सीरीज वाले प्रश्न, और सीरीज वाले प्रश्न में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना होता है। जैसे देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, जेड का अल्फ़ाबेट पोजीशन 26 होता है, बी का 2 होता है, फिर बाई का कितना होता है भाई, तो बाई का 25 होता है, फिर सी का 3 होता है, और फिर एक्स का कितना होता है, तो 24 होता है। अब हमें इस तरह से समझना होगा कि यहाँ पे जो अगले पद होगा वह क्या क्या होगा। तो देखो अगर मैं इस तरह से चलता हूँ कि देखो अगर मैं जेड से बाई पे चल रहा हूँ, बाई से एक्स पे चल रहा हूँ, एक्स से अगले पद निकालेंगे तो ये निकालेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम दूसरे वाले पद पे चल रहे हैं तो दूसरे पद निकलेगा। तो देखो अगर हम बात करें जेड का अल्फ़ाबेट पोजीशन 26 और बाई का 25, अब 26 से 25 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है ना। फिर देखो 22 से एक्स पे जा रहा है यानी 25 से 24 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो यहाँ भी माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। जब हम x से अगले पद निकालेंगे तो 24 में हम क्या करेंगे, तो माइनस का 1 करेंगे, और जब हम 24 में 1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 23, और 23 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह W का होता है, यानी यहाँ पे W आएगा ना। अब देखो हमें क्या करना है, तो हमें ये निकालना है, ए से बी पे जाना है, तो ए से बी पे यानी ए का 1 और बी का 2, यानी 1 से बी पे गए तो प्लस का 1 हुआ। फिर देखो बी से सी पे गए, बी का 2 और सी का 3, बी से यानी 2 से 3 पे गए तो यहाँ भी प्लस का 1 हुआ, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ तो यहाँ भी प्लस का 1। जब हम सी से अगले पद निकालेंगे यानी 3 से अगले पद पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 1 करेंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है डी का। अब आप लोग हमें ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन में डी और डब्ल्यू दिख रहा है, तो डी और डब्ल्यू दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ पा रहे हो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 11 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 11 नंबर का यह जो प्रश्न है ना, यह भी श्रृंखला वाले प्रश्न है, सीरीज वाले ही प्रश्न है, और यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि इस वाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा और किस प्रकार से होगा, आप लोग को सोचना है। तो देखो यह सीरीज जो है वह किस प्रकार का सीरीज चल रहा है, तो देखो यह सीरीज बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इस प्रकार का सीरीज चल रहा है। अब हमें बीच वाले को प्राप्त करना है, तो हमें ये सोचना होगा, इस तरह से सोचना होगा कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ ताकि हमें यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त हो जाए। तो कैसे हम सोचेंगे, देखो हम इस प्रकार से सोचेंगे और समझेंगे। यहाँ पे देखो हमें चाहिए 18 से 24 चाहिए, 24 से फिर 12 चाहिए, फिर अगले पर चाहिए, फिर 18 चाहिए, फिर 54 चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमें बहुत ही यहाँ पे एग्जामिनर जो है ना इस प्रश्न में लॉजिक लगा रखा है, छुपा रखा है। कैसे, तो देखो हमें यहाँ पे ये सोचना होगा और ये समझना होगा कि अगर मैं यहाँ पे 8 से 24 लाना चाहता हूँ तो 8 से हमें 24 लाने के लिए 8 में क्या करना पड़ेगा, तो गुना का 3। समझना, अगर हम 8 में गुना का 3 करता हूँ तो 8 तिया का 24, यानी 8 में हमें गुना कितना करना पड़ेगा, 3, तो 8 तिया का 24 आया। अब हमें 24 से जब इस 24 से हमें 12 लाना है तो क्या करना है भाई, तो जब हम 24 से 12 लाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो 24 में भाग देना है कितना से, तो 2 से। अब जब हम 24 में 2 से भाग देंगे तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है ना। फिर देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें 12 से अगले पद निकालना पड़ेगा, और फिर अगले पद से हमें 18 निकालना पड़ेगा, और 18 से हमें 54 निकालना पड़ेगा। अब देखो 18 से हमें 54 लाना है तो क्या करेंगे, तो 18 तिया का 54 गुना का 3 हो रहा है। समझना, यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक हमें ये समझ में आ रहा है कि गुना का 3 भाग का 2, फिर हम गुना का 3 करेंगे, भाग का 2 करेंगे, और फिर गुना का 3। इस तरह के देखो सीरीज में अब बन गया ना, तो अब हम बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त करेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो 12 में गुना का 3 करेंगे, तो 12 गुना का 3 कितना होगा,
12 24 12 तिया का 36, यहाँ पे क्या होगा भाई 36। अब जब हम 36 में फिर 2 से भाग देंगे तो देखो 18 आ रहा है, और 18 में 3 से गुना करेंगे 54 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी यह जो सीरीज जो चल रहा है वह किस प्रकार का सीरीज चल रहा है, अब आप सभी को समझ में आया। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, गुना का 3 भाग का 2, गुना का 3 भाग का 2, हमारा राइट आंसर जो क्या निकला, तो ऑप्शन नंबर 2 निकला, 36 निकला, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 12 नंबर का। देखो 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है ना, कह रहा है शरीर हाथ अंगुली। अब आप सभी को शरीर हाथ अंगुली के लिए वैसे ऑप्शन का चयन करना होगा, वैसे ऑप्शन का जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कैसे ऑप्शन का चयन करोगे, यहाँ पे समझना होगा। तो देखो अगर मैं शरीर के लिए एक गोला बनाता हूँ, क्या करता हूँ भाई, तो शरीर के लिए मैं एक गोला बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो कि शरीर के अंदर जो है वह कौन आ जाएगा, हाथ आ जाएगा। हाथ जो है वह शरीर के अंदर ही है, यानी क्या होगा, यानी शरीर के रूप ही ना हाथ है, तो वही कहना है। ये नहीं समझना कि शरीर के अंदर अभी जैसे पेट के अंदर होना चाहिए, जैसे किडनी फेफड़ा, तो वो अंदर नहीं। जब आपका पूरा शरीर है तो उसका भाग जो है ना हाथ, यानी शरीर के, यानी शरीर में ही आता है कौन, हाथ आता है। अब अगर हम बात करें अंगुली, तो अंगुली क्या है, तो अंगुली जो आता है वह किसके अंदर आता है, यानी हाथ के अंदर आता है, यानी हाथ का रूप में ही आता है ना अंगुली। यानी क्या होगा, तो हाथ के अंदर ये जो गोला होगा अंगुली का। इस तरह से आप लोग को समझना है, ना कि ये समझना है कि अंदर होगा वही, तो अंदर जैसे खून है, फेफड़ा है, किडनी है, ये सब है, लीवर है, ऐसे अंदर नहीं। वही कह रहा है कि शरीर का रूप है, यानी जो हाथ है तो शरीर में ही आएगा, और अंगुली जो है वह हाथ में ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि सभी पुरुष औरत है, यानी जितना भी यहाँ पे मेल है सभी मेल क्या है, यानी सभी पुरुष क्या है, औरत है, यानी सभी मेल क्या है, वोमेन है, यानी सभी मेल क्या है, सभी पुरुष औरत हैं। इतना समझ रहे हो। अब कह रहा है कुछ औरत, यानी औरत यानी वोमेन का कुछ भाग, ये वोमेन का कुछ भाग क्या है, रोबोट है, यानी यहाँ पे रोबोट लिखता हूँ, क्या है, रोबोट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे निष्कर्ष आना है। पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कुछ औरतें पुरुष हैं, कुछ औरत, औरत देखो कहाँ, ये वोमेन है, ठीक है, और पुरुष कहाँ है, मेल ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ औरत, यानी कुछ औरत पुरुष हो सकता है। देखो पुरुष जो है ना, या मेल जो है पूरा मेल वोमेन का अंदर है, तो कुछ हो सकता है, यानी निष्कर्ष 1 सही है। अब निष्कर्ष 2 देखो, कह रहा है कुछ पुरुष रोबोट है। पुरुष कहाँ है भाई, मेल कहाँ है, तो ये, रोबोट कहाँ है, ये। अब देखो मेल और रोबोट में, यानी पुरुष और रोबोट में कोई यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, टचिंग बचिंग दिख रहा है, नहीं ना, यानी क्या होगा, तो ये गलत होगा, यानी निष्कर्ष 2 गलत होगा। तो 1 कौन होगा भाई, तो यहाँ पे 1 केवल और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चलें हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगले प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम क्या होगा, यानी बताना है। यहाँ पे पौधा है, खाद है, बीज है, पत्ती है, फूल है। अब बताना है इसमें ना कि सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। आप सभी को ये सोचना है, समझना है। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल आसान तरीक़ा से समझो। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले कौन होगा, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा, सभी विद्यार्थी को पता होगा, यानी सी बीज होगा। जब बीज को आप लोग बुन दोगे यानी रोप दोगे तो फिर क्या होगा, तो बीज को रोपने के बाद क्या प्राप्त होता है भाई, पौधा, यानी क्या होगा, तो पौधा ए। पौधा जब प्राप्त होगा उसके बाद उसमें क्या निकलेगा, तो भाई पत्ती निकलेगा, यानी डी नंबर, ठीक है। पत्ती निकलने के बाद फिर क्या होगा भाई, फूल होगा, यानी ई नंबर। और फिर जब फूल निकल जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो उससे खाद्य पदार्थ निकलेगा, यानी डी नंबर। फूल निकलेगा तभी तो उससे खाने वाला पदार्थ निकलता है, यानी खाद्य पदार्थ। कौन सा ऑप्शन में है, CADED, CADE
यहाँ पे बी है, समझ माफ़ कीजिएगा बी, तो यहाँ पे क्या होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका क्या राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा। तो देखो इसमें आप लोग को किस तरह से सोचना है, कैसे समझना है, ये आप सभी को बताना है। तो हमें ये सोचना है जिस प्रकार 27 से 21, 21 से 15, 15 से अगले पद क्या होगा, हमें इसी तरह से इन्हें सोचना है। तो देखो अगर मैं 27 से 21 लाएंगे तो अगर हम 27 में माइनस का 6 करते हैं हमें 21 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। अगर हम 21 से 15 लाना चाहते हैं तो 21 में 15 को हम माइनस करते, 21 में हम माइनस को 6 करते हैं तो हमें 15 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे बिल्कुल। तो इसी प्रकार हम 15 में भी अगले पद में क्या करेंगे, निकालने के लिए -6 करेंगे। जब हम 15 में 6 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9, यानी क्या होगा हमारा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि आपका क्या है बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। चलो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई, 16 नंबर का प्रश्न करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी आप सभी को मिसिंग नंबर ही बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा और कैसे होगा। तो देखो हमें ये सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 51 आया, 65 आया, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे राइट आंसर भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से करेंगे कि 6, 8, 3 को हम आपस में किस तरह से कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे 51 आ जाए। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से चलता हूँ, यहाँ पे इस तरह से करता हूँ कि 6 को 8 से और फिर 3 को, यानी सभी को मैं गुना करता हूँ तो कितना हमें प्राप्त होता है। तो देखो हमें इस तरह से सोचना होगा, इस तरह से समझना होगा कि अगर मैं 6 को 8 में गुना करता हूँ तो 6 8 क्या होगा भाई 48 और फिर हम 3 को क्या करें कि हमें 51 आ जाए। तो देखो 6 और 8 को आपस में गुना किए तो यहाँ पे क्या होगा 6 8 48, यहाँ पे 48 आया। अगर फिर 48 को मैं इस 3 में जोड़ दूँ तो 48 प्लस का 3 कितना होता है, तो 48 3 51, देखो 51 आ गया, बोलोगे जी सर। यानी क्या किए, तो पहले दोनों को गुना किए और जितना गुना करके आया तीसरे में जोड़ दिए और हमारा यहाँ पे राइट आंसर आया। उसी प्रकार देखो 15 गुने का 4, 15 चौका 60 और 60 प्लस का 5 65 आ रहा है। फिर देखो 20 पचे का 100 और 100 प्लस का 20 क्या होगा, तो 120 यानी 120, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। चलो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे भी आप सभी को ही लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इस भाट के जगह क्या होगा जो बताना है। तो देखो हमें ये समझना होगा, ये सोचना होगा कि यहाँ पे जिस प्रकार 3 आया, जिस प्रकार 10 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर नहीं आएगा ना। कैसे, तो इस तरीक़ा से समझना। देखो 2 है और यहाँ पे 3 है और 2 और 3 को हम आपस में इस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें 3 आ जाए। कैसे करेंगे, तो देखो अगर मैं इस 2 को, अगर मैं इस 3 को आपस में क्या करता हूँ तो गुना करता हूँ, 3 दूना का 6, 3 दूना का हमें कितना प्राप्त हो रहा है 6, लेकिन हमें 3 लाना है तो इसमें 2 से भाग देंगे, देखो हमें 3 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 3 आ गया, बिल्कुल आ गया। उसी प्रकार 4 और 5 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 4 5 का 20 और 20 में भी हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो देखो 10 आया। क्या कर रहे हैं ना कि साइड वाले जितना लंब और आधार है ना, लंब और आधार को गुना कर रहे हैं और गुना करने के बाद जो आ रहा है ना उसमें 2 से भाग दे रहे हैं, बीच वाला हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखो लंब 6 है, आधार 7 है, लंब और आधार में गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 6 7 का 42 और 42 में फिर 2 से हम भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 21, यानी इस बीच के जगह, यानी इस भाट के जगह क्या होगा, तो 21 होगा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 18 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को धूल, धूल को हरा,
तो मछली कहाँ रहेगी। देखो समझना, पहले आप लोग ये समझो मछली कहाँ रहेगी, यानी मछली जो है वास्तव में कहाँ रहती है। बोलोगे सर मछली वास्तव में कहाँ रहती है, तो जल में रहती है। अब जल को एग्जामिनर क्या कर रहा है, यानी आपका एग्जामिनर कर रहा है ना कि जल को आसमान कहा जाता है, यानी जल को आसमान कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी, तो आसमान में रहेगी। यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से कहना चाहता है, ये आप सभी को बताना होगा। करा यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहे हो तो बताइए इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। देखो यहाँ पे कोई घड़ी का समय है और उसके सामने क्या लगा है, तो प्रतिबिंब यानी दर्पण, और दर्पण में बताया जा रहा है कि 6:10 हुआ है, तो वास्तव में समय जो होगा ना वह क्या होगा और क्या होगा, और जो आप सभी को वही बताना है और किस प्रकार से होगा। तो देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।